उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा सवाल है। अभी यूपी में सियासी हलचल है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में जो बात हुई, उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी एबीपी न्यूज को पता चली है। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। केशव मुलाकात से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी जिक्र हुआ है। सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल। 2027 चुनाव से पहले कड़े फैसले की मांग की गई है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज। केशव प्रसाद की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ। इसके अलावा जो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर केशव मौर्य का पोस्ट सामने आया है। संगठन सरकार से बड़ा है, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उन्होंने ये पोस्ट किया है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। संगठन से बड़ा कोई नहीं, यानी उनका जो स्टैंड था उस स्टैंड पर अभी भी कायम। जिस तरह की बात उन्होंने पहले कही थी, एक बार फिर से उसी पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं केशव मौर्य। सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा ये पोस्ट किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। यह बात लिखी गई है केशव मौर्य की तरफ से। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ दिल्ली से नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक ये बताइए कि जो मुलाकात हुई है केशव मौर्य की, उससे जुड़ी और क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या क्या बातें हुई हैं इस मुलाकात में? देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कोई प्री प्लान्ड मुलाकात नहीं थी जैसा कि कहा जा रहा है। ये मुलाकात तय हुई जिस दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। संडे को नड्डा जी यहाँ पर आए हुए थे और उस समय जो बातचीत हुई उसी में ये तय हुआ कि वो 5 जो संगठन और सरकार के 5 बड़े चेहरे हैं उनसे एक एक करके मिलेंगे, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये सब के सब शामिल हैं। कल एक दिन पहले बाकायदा इसके लिए फोन आया है। उसके बाद केशव मौर्य गए हैं, भूपेंद्र चौधरी गए हैं और वहां पर हमारी पास पक्की जानकारी इस बात की कि केशव मौर्य ने पूरा यूपी की एक्चुअल कंडीशन खोल करके रख दी है। क्योंकि उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस तरह से 1-to-1 बातचीत नहीं हो पाई थी। केशव मौर्य ने 2 बड़ी बातें अहम बताई, सोर्सेज ये बता रहे हैं। केशव मौर्य ने नहीं, बल्कि केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दोनों लोगों की बातों का जो निचोड़ है वो यही है कि यूपी में कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा और बढ़ती जा रही है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जोर देकर के मैं बात कर रहा हूं, और बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये कही है कि कोई निराकरण का अभी रास्ता नहीं निकला है। तीसरी बात ये कही है कि हताशा और निराशा जो बढ़ रही है, अगर इसका रास्ता नहीं निकाला गया तो 2027 के लिए आसान नहीं है। और चौथी बात ये कही है कि एक कंक्रीट रोड मैप सामने आ जाए, और वो सामने आएगा तभी रास्ता निकलेगा। इन हालातों में रास्ता नहीं निकलने वाला है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि केशव मौर्य का जिस ट्वीट का भी आप जिक्र कर रहे थे, ये ट्वीट ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, एबीपी न्यूज जो खबर ब्रेक कर रहा है, जो जानकारी दे रहा है, ये इसी दायरे के इर्द गिर्द है। वरना केशव मौर्य जो बात को संडे को कह चुके हैं कार्य समिति में, उसको आज ट्वीट करने का कोई और आशय नहीं था। ये वही संदेश है और संदेश शीशे की तरह साफ है। ठीक है अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बाकी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इस बीच एक अहम खबर और है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा से मुलाकात में यूपी को लेकर कई मुद्दे उठे, समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा हुई और यह बात भी सामने आई है, योगी सरकार जमीनी फीडबैक के बगैर काम कर रही है। यह बात भी कही गई है, सूत्र हमें बता रहे हैं। प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा भी उठा है। बुलडोजर एक्शन को अलोकप्रिय फैसला बताया गया। इस बात का भी जिक्र हुआ है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी सरकार के रवैये में बदलाव नहीं हुआ है। अभिषेक, ये जो बातें सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के कामकाज को लेकर ही तमाम बातें रखी गई हैं, फीडबैक। बिल्कुल, देखिए आप जो बात कह रहे हैं वही निचोड़ है। ये जो फीडबैक है योगी सरकार के कामकाज को लेकर के ही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 चीजें कल रोल बैक की गई हैं। एक है डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा और दूसरा है बुलडोजर।
और मेरी जानकारी ये भी है कि ये बातें भी रखी गई दोनों ही नेताओं के जरिए, एज पर सोर्सेज जो हमको पता चला है कि प्राइमरी टीचर वाला जो फैसला लिया गया डिजिटल से कड़ाई करने का, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। कि देखिए, पीठासीन अधिकारी से लेकर के सारी चुनाव की जिम्मेदारियां जिनको प्राइमरी लेवल पर जिनके कंधों पे होती हैं, आप उनको ही नाराज कर रहे हैं। और वो भी तब नाराज कर रहे हैं जब ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में आपकी इतनी बुरी तरह हार हुई है। बुलडोजर जहां पर एक्शन होने जा रहा है वो तो वही जगह है जहां पर आपके वोटर हैं, और ये कार्य समिति की बैठक के बाद भी इसको रोका नहीं गया, कल जाकर के ये रुका है। तो जो क्रक्स है उसका ये भी है कि कोई सरकार की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, और जब तक ये नहीं आएगा, कार्यकर्ताओं तक मैसेज नहीं जाएगा, संगठन बड़ा है, सरकार उसके नीचे है, ये जो बात केशव मौर्य कह गए और जिसको आज भी ट्वीट किया है, इसका इंप्लीमेंटेशन कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, यूपी की समस्याएं दूर नहीं होगी। निचोड़ इन बातों का यही है। बिल्कुल। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी अलग से मिले हैं जेपी नड्डा। अलग से उनकी मुलाकात हुई है। मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दोनों को दिल्ली आने के लिए एक दिन पहले ही फोन आया। यह भी पता चला है कि पार्टी अध्यक्ष नड्डा अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संगठन महामंत्री धर्मपाल से भी अलग से मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी के अंदर का झगड़ा लगातार सामने आ रहा है। नेताओं की आला कमान से मुलाकात भी हुई। आला कमान का अगला कदम क्या हो सकता है नीरज, इसे लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ सोर्स अगर आपके बता रहे हो। देखिए अखिलेश, इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल कंसल्टेशन कर रहे हैं, और इसी कंसल्टेशन की जो क्रम में उन्होंने कल केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य के बाद उन्होंने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, और आने वाले समय में आप देखेंगे, हो सकता है आज ब्रजेश पाठक और जो दूसरे नेता हैं उनको बुलाया जाए, उनसे मुलाकात हो। तो ये अगले 1-2 दिन तक चलेगा। और ये कंसल्टेशन इसलिए हो रही है कि जब भी कोई जंग लड़ी जाती है, जंग में लड़ने से पहले आपको अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना होता है। तो मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, कमियां कहाँ हैं, लैक कहाँ है, किनको दूर किया जाए, जैसा अभिषेक कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि किसी भी राज्य में अपने कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल आप नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ में नहीं लेंगे, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी मनभेद रहा और उनका मनोबल डाउन रहा, तो आप कैसे आगे जंग जीत पाएंगे। आने वाले समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद और भी लगातार बैक टू बैक चुनाव है। 2029 में फिर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 405 विधानसभा की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और किसी भी रिजल्ट को लेने से पहले या किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप उसके कंक्लूजन में जाते हो। कंक्लूजन में जाने से पहले आपको संवाद करना होगा, लोगों से कंसल्टेशन लेनी होगी, लोग कहाँ कमी है, कहाँ इसको दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए, क्या बीच का रास्ता हो, वो सारी चीज़ें हों। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस कंसल्टेशन में सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, और सभी ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये ज़रूर है जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है, कोई एक रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की मुझे आशा दिखाई नहीं पड़ती अखिलेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कोई बहुत निर्णय लेती नहीं। हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है, स्थितियां खराब थी, उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव कि उठा के मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। नीरज, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा भी लौटूंगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, और हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी की अपने सरकारी आवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कैसे कमर कस चुके हैं योगी आदित्यनाथ इन सीटों को लेकर, उपचुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी। संजय त्रिपाठी इसी खबर पर और अधिक जानकारी देंगे। संजय, जो एक बैठक शुरू होने वाली है उसका क्या एजेंडा रहेगा, इसके बारे में बताइए। और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये जो बाय इलेक्शंस हैं, इसे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उससे पहले का सेमीफाइनल मुकाबला है। बिल्कुल, 2027 के इलेक्शन के ठीक पहले का ये एक परीक्षा है। 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, जिनमें 9 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायक चुन करके सांसद हो गए हैं, और एक कानपुर की सीसामऊ की सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण ये सीट रिक्त की गई है। तो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, और इस स्ट्रेटजी के ही तहत उन्होंने कुछ दिन पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। कमर कसी हुई है। आप सोचिए,
एक एक विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है और वो जा करके न केवल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बल्कि ज़मीनी जो हकीकत है उसको परखेंगे, जो आवश्यकता होगी उस तरह के कदम उठाएंगे और उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ला करके देंगे। इस टीम ने लगातार इन क्षेत्रों में जाकर काम किया है और आज 11 बजे दिन में इन 30 के 30 मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास आवास पर बुलाया है। इनसे पूछा जाएगा, इनसे समझा जाएगा कि आखिरकार इन 10 सीटों का माहौल क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक है। और जिस तरह की बात मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे बता रहे थे कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उन विषयों को लेकर भी सरकार संजीदा है। उनसे जुड़ी जानकारियां, क्या कार्यकर्ताओं में नकारात्मकता है या क्या उनके बीच में नाराजगी है, इस विषय को भी बैठक में चर्चा की जाएगी और समझा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से 10 सीटों का जो बाई इलेक्शन है उसको अपने पक्ष में करने किया जा सकता है। जी ठीक है संजय, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा भी हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अंदरूनी घमासान की स्थिति है और इसकी आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद देहरादून में जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भरे मंच से खरी खरी कह दी। उनका वीडियो वायरल है। उस वीडियो में तीरथ सिंह रावत पार्टी नेताओं को यह कहते हुए दिख रहे हैं कि फैसले थोपने का काम मत करो, जमीन मत छोड़ो, कार्यकर्ताओं को मत भूलो। बीजेपी नेता नहीं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कोई बड़ा आदमी नहीं, आज तुम हो तो कल कोई और है। थोपने का काम मत करना। जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। ये जमीन मत छोड़ो, ये कार्यकर्ता मत भूलो। इतना कहता मित्रों, मेरे सामने पर्ची भी आ गई है। हमीद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जब ये मुख्यमंत्री बने थे, हम मिले थे, मैं तो इनका संघर्ष लखनऊ से जानता हूँ। मैं एमएलसी था, ये लॉ कर रहे थे, पूरा संघर्ष के साथ में मैं जानता हूँ यहाँ भी आई कैसे कैसे, तो इनका संघर्ष जानता हूँ। तो मैंने इसी तरह कहा कि पुष्कर जी आप केवल 6-7 महीने के लिए नहीं आए हो, मैं उतरा तुम आए हो, तो 6-7 महीने के लिए नहीं आए हो। तीरथ सिंह रावत को आपने सुना। एक बार फिर से मैं आपको संजय त्रिपाठी के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये किसको कह रहे हैं कि फैसले मत थोपो, आज कोई और है कल कोई और रहेगा, ये सब बातें किसको बता रही हैं दार्शनिक अंदाज में? देखिए अखिलेश, एक बात समझने वाली ये है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही निकल के बना है। आज से 24 साल पहले सन 2000 में उत्तराखंड का बंटवारा हुआ था। तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पौड़ी से सांसद रहे हैं और उनका जो राजनीतिक करियर है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है। आज के जो परिवेश है उसमें उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच की खटास साफ तौर पर नज़र आ रही है और तीरथ सिंह रावत भी इन चीज़ों को समझते हैं। वही विषय वो भी वहाँ पर उठा रहे हैं जिस तरह के उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो विषय सरकार निर्णय लेती है वो आकर के पहले उनसे भी चर्चा की जानी चाहिए, संगठन से भी बात की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा और यही नाराज़गी तीरथ सिंह रावत के भीतर बसी हुई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जो विधानसभा सीटों का जहां इलेक्शन हुआ था, मंगलौर और केदारनाथ, क्षमा कीजिएगा बद्रीनाथ, उन दोनों ही सीटों पर जो पदाधिकारी जो प्रत्याशी लड़ाए गए उनके बारे में उनसे चर्चा नहीं की गई, उनके ऊपर थोप दिया गया। अगर चर्चा की जाती तो शायद ये दोनों जो विधानसभा सीटों का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, क्योंकि माना ये जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार का होता है, सरकार के प्रभाव में होता है और उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। आजमगढ़, रामपुर जैसी टफ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तो तीरथ सिंह रावत का सिर्फ यही कहना है कि अगर ये प्रत्याशी अपने मन से बना करके तैयार करके उनकी पर्ची, उनका नाम सामने न रखा जाता, डिस्कस लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है संजय, देखिए उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह से जो ये अब सुर सुनाई पड़ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही ये चीजें हम देख रहे हैं। तो क्या जिस तरीके की सीटें हारी, जिस तरह से सीटें हारी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, ये उसका साइड इफेक्ट है क्या? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कल उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की।
बड़ी खबर यह आ रही है कि अगर महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो शिवसेना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट यह चाहता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 124 सीटें मिलें। इसमें समस्या यह है कि गठबंधन में सभी दलों को 90-90 सीट मिलने की चर्चा है, बाकी सीट निर्दलियों के लिए छोड़ने की बात है। बात नहीं बनी तो अकेले लड़ने की तैयारी में उद्धव ठाकरे। वैभव परब के पास में आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मौजूद हैं। वैभव, क्या उद्धव ठाकरे मन बना चुके हैं कि अब इस चुनाव में अकेले जाएंगे या अभी भी कुछ गुंजाइश नजर आती है कि बात बन जाएगी? देखिए अखिलेश, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ठाकरे परिवार का अलग सा रुतबा दिखाई दिया जा रहा है, जो शुरुआत से हमें दिखाई दे रहा है। 2009 की इलेक्शन हो, 2014 की भाजपा के साथ का गठबंधन हो, फिर 2019 में भाजपा के साथ का गठबंधन हो, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हाल ही में हुए उसमें ठाकरे कांग्रेस और पवार के साथ भी लड़े, लेकिन ठाकरे जरा भी अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उससे कभी हटे नहीं। 2014 में देखा जाए तो अपनी बार्गेनिंग पावर करने के बाद भी भाजपा के साथ गठबंधन में रहे और इस बार 2022 में जो लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, उस पर 22 सीटों की मांग को लेकर ठाकरे अपनी दबाव तंत्र की राजनीति करते हुए दिखाई दिए। अभी 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, फिर एक बार ठाकरे परिवार है वो अपना दबाव तंत्र का शस्त्र बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है। कल जो ट्राइडेंट में बैठक हुई उस पर यही बातचीत हुई कि 2019 का फॉर्मूला, यानी 2019 में भाजपा के साथ ठाकरे 124 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार वापस 124 से भी ज्यादा सीट मांगने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिली तो 115 और 124 के बीच की सीट की मांग कांग्रेस और पवार के सामने रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला उनको मंजूर नहीं हुआ तो फिर ठाकरे 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद अब उनका आत्मविश्वास है वो दोगुना हो गया है। पवार हो, कांग्रेस हो, तो दुगना हो गया है, लेकिन जो छोटे में बताइएगा, मुझे ब्रेक लेना है, इसे छोटे में जरा जवाब दीजिए। शरद पवार जो कि राजनीति के दिग्गज मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब 2019 की एक सीट से 13 सीट लोकसभा सांसद बने हैं। तो कांग्रेस की तो मांग यही रहेगी कि हम बड़े भाई हैं, अब तो हमारी मांग ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। शरद पवार कहेंगे कि हमारे से 10 में से 7 लोकसभा सांसद छूट जाएंगे, तो हमारी भी मांग ज्यादा होगी। तो इतनी आसानी से ठाकरे के लिए ये बात सच नहीं होगी जाएगी। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, ये जो रस्साकशी है इसका परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। अभी की बड़ी खबर, बिहार में पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता की हत्या के केस की जांच एसआईटी कर रही है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस मोबाइल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसआईटी ने जीतन राम सहनी हत्याकांड में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जांच अधिकारियों को यह शक है कि हत्या की वजह लेन देन से जुड़ा विवाद हो सकता है। तो जीतन सहनी मर्डर मामले में एसआईटी की जांच में कुछ प्रमुख बातें सामने आई हैं। हिरासत में 4 संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और बताया जाता है कि पैसे के लेन देन से जुड़ा यह मसला हो सकता है। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। तो जीतन सहनी हत्याकांड में 4 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और 2 दिन पहले उनकी बहस भी हुई थी। जानकारी जो सामने आ रही है कि इन लोगों की जीतन सहनी से बहस हुई थी। 2 संदिग्धों की जीतन सहनी से बातचीत हुई थी, बहस हुई थी। संदिग्धों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। हमने जो है जिन लोगों को डिटेन किया उसकी बेसिस से पूछताछ चल रही है और एग्जैक्टली जो उसका कारण है वो जैसे ही सामने आता है तो हम आपको विद प्रॉपर एविडेंसेस हम उसको बताना प्रेफर करेंगे। अभी कई सारी थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं, लेकिन एक बार जब हमें उसको बैक करने के लिए एविडेंसेस मिल जाते हैं तो ही हम उसको जो है आगे आपको बताएं। सीसीटीवी के आधार पर ही लोगों को डिटेन किया गया है। तो जो भी लोग कल रात को वहाँ पे मूवमेंट किए उन सारे लोगों से भी पूछताछ चल रही है। तो जैसे ही आता है एक स्टोरी जो भी उनकी तरफ से आती है, हमें एक बार क्लूज मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं तो आप लोग को हम बताते हैं। तो दरभंगा ग्रामीण की एसपी को आपने सुना। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी शशांक के पास।
इस पूरे मामले पर उनकी भी लगातार नजर बनी हुई है। शशांक, ये जो पैसे के लेन देन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, ये वाला एंगल क्या है? देखिए, सोमवार की रात हत्या हुई मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की। उस दिन सीसीटीवी में दिखा है कि 4 लोग घर के अंदर गए हैं और कुछ देर के बाद वो बाहर निकल गए। चारों को हिरासत में लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। उसमें ये पता चला है कि इन 4 में से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे लिए थे जीतन सहनी से, और उसमें से एक संदिग्ध ने जो है लोन के सिक्योरिटी के तौर पर अपनी बाइक यहाँ पे रखी थी। सो ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए बात करने आए थे, और उन दोनों में से जो 2 दिन पहले उन लोगों की बहस भी हुई थी उनके पिता से, और इन लोगों ने कहा था कि आपको सबक सिखा देंगे। तो क्या ये जो ब्याज पर पैसा लिया गया, क्या उस मामले में हत्या की गई है? इस एंगल से पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो स्थानीय ही हैं और आसपास के रहने वाले हैं, लेकिन उनके नाम का खुलासा अब तक जो है पुलिस की टीम नहीं की है। ये जो कुछ लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में 10 जुलाई की तस्वीर बताई जा रही है कि हाथों में डंडा लिए हुए कुछ लोग घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ आए दूसरे लोगों के हाथों में भी डंडा है जो बाहर घूमते दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में भी कुछ पुलिस बता पा रही है क्या? देखिए, सोमवार की रात तो 4 लोग घर के अंदर घुसे ही थे। 15 जुलाई थी उस दिन, लेकिन 10 तारीख का भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कई लोग घर के बाहर डंडा लिए खड़े हैं और कुछ लोग अंदर गए भी हैं, फिर वो बाहर भी आ गए हैं। तो क्या वही लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और जल्द नए खुलासे इस मामले में जो है सामने वो आ सकते हैं। जी, सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में शशांक ऐसा लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर सामने आ सकता है। कुछ और भी हलचल उसमें कैद हुई है जिसे लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। देखिए, जो 10 तारीख का फुटेज आया है उसमें कुछ युवक अंदर तो गए, कुछ देर बाद बाहर भी आ गए, हाथों में डंडा था। क्या वही लोग 15 तारीख को भी घर के अंदर गए, उसमें से कुछ लोगों ने क्या घटना को अंजाम दिया? तो पुलिस को इसका शक है और जांच चल रही है। देखिए, कोई राजनीतिक कारण से हत्या हुई नहीं है ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सो ये ब्याज पर पैसे जो लिए गए उसी का मामला ये बताया जा रहा है, लेकिन अलग अलग एंगल से भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उस पर पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, तो हो सकता है उसमें कुछ नए खुलासे देखने को मिले। चलिए, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, लेकिन ब्याज के पैसे से जुड़ा भी अगर ये मसला है और कोई हत्या कर दे रहा है तो इसका मतलब ये तो है कि पुलिस का डर शायद अब नहीं है बिहार में लोगों के, अपराधियों के मन में। देखिए, सारण की घटना ट्रिपल मर्डर की घटना है। घर में घुसकर पिता 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से 3 लोगों का मर्डर किया गया है। प्रेम प्रसंग में ट्रिपल मर्डर, यह पुलिस बता रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो घर में घुसकर पिता और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। बताया जाता है कि धारदार हथियार इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बिहार के सारण की यह घटना है। तो बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में लोग सख्ते में हैं। जाहिर तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बिहार के मोतिहारी में पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों का मर्डर चाकू से किया गया है। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति की हत्या जमीन विवाद में की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जाता है कि दंपत्ति का जमीन विवाद चल रहा था और यह एक वजह हो सकती है। पवन शाह केसर स्वर्गीय विक्की शाह साकिब मिठनपुरा के द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर एक टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष के साथ राहुल कुमार और अन्य लोग पहुंचे और मौके पर पवन शाह को गिरफ्तार किया गया है। पवन शाह के पास से चाकू बरामद करने का प्रयास किया गया, लेकिन भाग दौड़ में होता है चाकू को नहीं किया, लेकिन जल्द ही वो चाकू भी बरामद कर लिया जाएगा और पवन शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें पवन शाह ही चाकू चलाए थे। उनकी संलिप्तता इसमें अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। ये घटना लगभग 4:30 से 5 के बीच का। मेरे सहयोगी शशांक दरभंगा में मौजूद हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास चलते हैं। शशांक, दरभंगा की घटना हो, सारण की घटना हो, मोतिहारी की घटना हो, एक बात जो इसमें नजर आती है वो ये कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं,
ऐसा लगता है कि उनके मन में अब बिहार पुलिस का डर नहीं रह गया है, भय कम हो गया है। बिल्कुल, अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं, पुलिस का डर उनको नहीं है। आपको बता दें, लंबे समय से नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी नहीं किए हैं। जब पिछली बैठक हुई थी तो उसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा था कि जो गश्ती व्यवस्था है इसको और दुरुस्त कीजिए, हर थाने में लैंडलाइन की व्यवस्था करिए, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा जो है जो आप लोग कार्रवाई करते हैं उसमें तेजी लाइए, समय पर इसको पूरा कीजिए। जो बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है उसकी सूचना प्रतिदिन मीडिया को दीजिए। तो वो दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो है उनकी बातें लागू होती दिख नहीं रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैन पावर की कमी है बिहार पुलिस में, अपराध से निपटने के लिए कोई ठोस नीति नज़र आ नहीं रही है। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि कुछ आलसी और अयोग्य पुलिस अफसरों के कारण भी बिहार पुलिस की बदनामी हो रही है। और आपको बता दूं, यूपी में आप एनकाउंटर मॉडल की बात सुनते होंगे, अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार में कोई ऐसा मॉडल नहीं अपनाया जा रहा है जिससे अपराधियों में खौफ हो। नीतीश के पास गृह विभाग है, उनको सोचना होगा कि क्या ऐसा कदम उठाया जाए जिससे अपराधियों में डर हो। अभी स्थिति ऐसी है कि आम लोग भी घर से निकलने में डर रहे हैं। जी अखिलेश। शशांक, और कल तेजस्वी ने इस पर तंज भी किया था कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी, इनकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब हम अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। लखनऊ के इंदिरापुरम में डबल मर्डर की घटना आई है, जो पूरे इलाके में लोगों में इससे भय का माहौल है। 17 साल के लड़के ने पारिवारिक विवाद में 3 लोगों को गोली मारी है। युवक ने मामा, मामी और ममेरे भाई को गोली मार दी। फायरिंग की इस घटना में मामा और मामी की मौत हो गई है। तो पारिवारिक विवाद की वजह से 17 साल के लड़के ने 3 लोगों को गोली मारी है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है। राजेंद्र सिंह पुत्र राम सुंदर सिंह एवं उनका पत्नी सरोज सिंह और उनका बेटा श्रवण सिंह को गोली लगी थी। तीनों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर राजेंद्र सिंह को और सरोज सिंह को ब्रॉड डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया गया है। श्रवण सिंह का स्थिति सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है। प्रस्तुत घटना में ये सामने आया कि उनका भांजा, जो कि 17 साल उम्र है, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनका तलाश में पुलिस टीम लगी है। प्रस्तुत घटना पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। आइए सीधे मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। वीरेश, सिर्फ 17 साल के लड़के ने इस तरीके से मार डाला अपने परिवार के लोगों को ही, और कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, वो यहीं रहता था और यहीं पढ़ता था। हाई स्कूल पास किया उसने, 11वीं में उसका एडमिशन हुआ था। मामा मामी के यहाँ रहता था इस पूरे परिवार में। ये जो सामने वाला घर है, इसी जगह उसने घटना को लगभग रात में 9 बजे अंजाम दिया है। और जो घटना के हालात हैं, जो जगह है, उसे दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ये परिजन भी घर में मौजूद हैं सारे, और ये जो जगह है, इस जगह पर उसने गोली चलाई और मामा मामी की हत्या कर दी। मामा मामी को आनन फानन में एम्बुलेंस से लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, और मामा के बेटे को भी गोली मार दिया, जिसने 29 साल का है वो, उसे लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वो सुरक्षित है, और परिवार के लोग यहाँ हैं जो बहुत ही व्यथित हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर, बेटा क्या हुआ था? उस समय हम लोग घर में नहीं थे, हम गए थे अपने पेपर के उससे, मैं घर में नहीं था। रात को कॉल आई है, तो हम 1-2 बजे आए हैं, तो हम सीधा फिर वहीं गए। अच्छा, क्या रिश्ता है आपका उससे? हमारे बड़े पापा थे। अच्छा, बड़े पापा। अच्छा मैम, आपके भाई थे या? सुनिए मेरी बात, जिस समय हुआ है घटनाक्रम, उस समय यहाँ पे इस जगह पे कोई नहीं था। अच्छा, वो आपस में इन लोगों की लड़ाई हुआ करती थी। कल उसके दिमाग में पता नहीं क्या था जहन में, उसने कर दिया। अच्छा, पहले भी लड़ाई वो लोग मतलब अक्सर हुआ करती थी, बातों बातों में होती थी। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा घर के अंदर। ऐसा हो गया बस। तो ये क्या अपराधी प्रवृत्ति का तो ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, उससे भी गलती हो गई है। बाकी जाहिर सी बात है, परिवार काफ़ी गमजदा है। और ये जो उनके भाई हैं मृतक के, उनसे मैं भी बात कराने की कोशिश करूंगा कि वो भी अपनी बातों को रखें। आइए भैया, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। बड़े भाई हमारे पी के आए थे, बहन को गाली वाली बक रहे थे, उसी में कहा सुनी हुई, रोका गया, भांजे ने गोली चला दी। वो यहीं रहता था? जी हाँ।
यही पला बड़ा है? जी हाँ। अच्छा, तो मतलब पहले से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति? नहीं। वो अभी हाई स्कूल पास हुआ है और मेरा ख्याल उसके पहले उसने असला भी नहीं देखा। हम तो पैदा हुआ तब से यही है, देख रहे हैं। हम सगे मामा हैं, ये हमारे सगे भाई हैं, तो हमको तो सब मालूम। और बात विवाद होता था, मगर इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी और ना ऐसा कभी हुआ है। इनकी गाली को बिल्कुल वीरेश, बहुत चौंकाने वाली ये घटना है कि आपसी विवाद, मामूली विवाद में इस लड़के ने अपने परिवार के लोगों को ही मार डाला। विवादों से घिरी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। उन्हें 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर पूजा के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है और भी कई वजहों से ये विवादों में है। इनके परिवार के लोगों को लेकर भी विवाद खड़ा हो चुका है और अब इन्हें कहा गया है कि आप इस पूरे मामले में 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करें। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया है और मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी वापस जाने के लिए उन्हें कहा गया है। और आपको यह भी बता दें कि आईएएस पूजा खेडकर विवाद में एक और नया मोड़ आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। पुणे कलेक्टर की शिकायत पर ही पूजा का ट्रांसफर वासिम किया गया था। तो यह एक और नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह पूरा मामला क्या है समझते हैं मेरी सहयोगी नम्रता दुबे से। नम्रता, जी बिल्कुल अखिलेश, पूजा खेडकर पर जो है बड़ा एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। एकेडमी ने उन्हें वापस बुला लिया है मसूरी। 23 जुलाई तक उन्हें इमीडिएट वे में जो है वापस आना है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी सामने आ रही कि 1 या 2 दिन में पूजा खुद ही वापस चली जाएंगी। 23 जुलाई तक का वो इंतज़ार नहीं करेंगी। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि सोमवार को रात के 10:30 बजे के करीब जो है वाशिम पुलिस उनके घर पर पहुंची थी महिला कांस्टेबल्स के साथ। रात के 1:30 बजे तक उनका बयान दर्ज हुआ है, लिखित बयान उन्होंने दिया है। पुणे के जो डीएम है उनके खिलाफ उन्होंने उत्पीड़न का जो आरोप है वो लगाया है। फिलहाल इस मामले में कोई केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन लिखित बयान जो है वो पूजा खेडकर की तरफ से दिया है। तीसरा एक और अपडेट ये है कि कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो दिखाया था कि पूजा की जो मां है मनोरमा खेडकर वो पिस्टल दिखाकर लोगों को धमका रही थी, तो उस केस में उनकी जो माता पिता हैं वो गायब हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही है। पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची है, एक टीम अहमदनगर गई थी जो वापस पुणे लौट आई है। तो माता पिता की भी तलाश एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ ये 2 बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। पूजा खेडकर की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको रद्द कर दिया गया है। उन्हें इमीडिएट वे में 23 जुलाई तक वापस आने के लिए कहा है और दूसरी तरफ पूजा ने खुद उस पुणे के डीएम के खिलाफ शिकायत दी है जहां पर वो कार्यरत थी, जिन्होंने उनका रिपोर्ट जो है स्टेट सेक्रेटरी को दिया था। तो ऐसे में इस मामले में अब 2 एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सभी एंगल पर जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच उनकी तरफ से किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्री भी लगातार ये कहते आ रहे और अब इसमें नया एंगल ये सामने आया है कि पूजा खेडकर पर बड़ी कार्रवाई हुई है और उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र से फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया नम्रता दुबे इस जानकारी के लिए आपका। और अभी की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें तो आप देख रहे थे, लेकिन एक अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। 12वीं पास को 6,000 प्रति महीने दिए जाएंगे। डिप्लोमा धारकों को 8,000 हर महीने मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा ऐलान, आपको पता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव ही हैं। ऐसे में ये आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसा फैसला सरकार का जो जनता को सीधे तौर पर अपील करे। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके तहत 2 निर्णय लिए गए। 12वीं पास को 6,000 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई है और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए महीना मिलेगा। महाराष्ट्र में लाडली भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो लाडली भाई योजना इसका नाम दिया गया है और इसके अंतर्गत आपने देखा जो 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। जो 12वीं पास लोग हैं उन्हें 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें भी 8,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। तो यह एक अहम फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है और ग्रेजुएट युवा को भी 10,000 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई है। तो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला। बेरोजगारी जो कि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि
ये जो निर्णय लिया गया है उसका मकसद क्या है। वैभव परब हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वैभव, बहुत ही अहम योजना, बिल्कुल चुनाव से पहले, क्या जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब योजना की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही देखा जाए तो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है वो यहाँ पे मंजूर की गई है। उसके बाद आज पंढरपुर में सुबह ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान किया है कि कई लोग हमें पूछ रहे थे कि लाडली बहन ने आप तो योजना अपने सरकार की तरफ से लाई, तो लाडले भाई के लिए क्या? तो लाडले भाई के लिए भी उन्होंने कई सारे मुद्दे यहाँ पे मौजूद किए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में युवकों को बेरोजगारी से मुक्त करने का एक फैसला यहाँ में सरकार ने लिया हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कई अहम मुद्दे हैं, 2-3 वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो 12वीं पास वाले युवा है उनको 6,000 प्रति महीना शुरू करने का दावा यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने किया है। दूसरी तरफ है डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 दिया जाएगा और ग्रेजुएट वाले युवाओं को 10,000 प्रति महीना दिया जाएगा। और उसके बावजूद इन सबको इंटर्नशिप यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इंटर्नशिप करने का भी दावा यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने किया है। तो यानी आने वाले दिनों में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, या फिर लाडली बहन हो या लाडला भाई हो, इस प्रकार की योजना लाकर पूरे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है अपना काम यहाँ पे दर्शाने का एक बिल्कुल बहुत ही लोक लुभावन ये योजना युवाओं को आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से 12वीं पास को 6,000 रुपए देने की बात की गई है। इसके अलावा भी कुछ और स्लैब बनाए गए हैं। जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 10,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही गई है।